और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें भिंड से, जहां ईओडब्ल्यू ने रिश्वतखोर सब इंजीनियर को गिरफ्तार। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें ये बड़ी खबर मंत्रालय से जुड़ी हुई, मंत्रालय के विभागों के बंटवारे से जुड़ी हुई, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। जानकारी मिल रही है मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, जिसमें होम सामान्य प्रशासन खुद मुख्यमंत्री अपने पास रखेंगे, जगदीश देवड़ा को वित्त विभाग, राजेंद्र शुक्ला को स्वास्थ्य विभाग, और मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है। जानकारी मिल रही है होम सामान्य प्रशासन मुख्यमंत्री के पास रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जगदीश देवड़ा को जानकारी जो मिल रही है अब तक, उसके अनुसार विभागों के बंटवारे में मंत्रियों के विभागों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें गृह विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास रहेगा, जबकि राजेंद्र शुक्ला को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। सभी 28 मंत्रियों को विभाग बांट दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, होम सामान्य प्रशासन विभाग खुद मुख्यमंत्री अपने पास रखेंगे, जगदीश देवड़ा जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य विभाग देखेंगे राजेंद्र शुक्ला, और इसके अलावा कृष्णा गौर को ओबीसी और पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, मंत्रियों के विभागों का ऐलान हो चुका है। 28 मंत्रियों को विभाग बांट दिए गए हैं। गृह और सामान्य प्रशासन खुद मुख्यमंत्री अपने पास रखेंगे, जगदीश देवड़ा को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। विभागों के बंटवारे से जुड़ी जानकारी कैलाश विजयवर्गीय को नगरीय प्रशासन विभाग दिया गया, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को जनसंपर्क विभाग दिया गया है, और स्वास्थ्य विभाग राजेंद्र शुक्ला के पास रहेगा। कृष्णा गौर को ओबीसी और पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। और न्यूज एडिटर सुधीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, जिस चीज का इंतजार था आखिर घोषणा हो चुकी है? सुधीर, आपको आवाज मिल पा रही है? जानना चाहेंगे विभागों के बंटवारे का ऐलान होना बाकी था, वो अब हो चुका है, क्या अपडेट है अपने पास? जी देखिए विभागों के बंटवारे का ऐलान हो चुका है, और कमोबेश वही विभागों का बंटवारा हुआ है जो सबसे पहले न्यूज 18 ने खबर दी थी। न्यूज 18 की खबर पर मोहर लगी है। एक दो डिपार्टमेंट को छोड़कर हालांकि विभागों की संख्या जो है वो बड़ी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास सामान्य प्रशासन, गृह, जेल, औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन के अलावा जनसंपर्क, खनिज साधन और लोक सेवा प्रबंधन के विभाग भी अपने पास रखे गए, और ऐसे कई विभाग है जो किसी और मंत्री को नहीं दिए गए, वो डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री के पास रखे गए हैं। जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम के पास वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक सांख्यिकी, ये वही विभाग है जिसकी जानकारी हमने पहले ही दे दी थी, अब से थोड़ी देर पहले जब हमने बताया था। उसी लिहाज से इनको विभाग सौंपा गया। पिछली सरकार में भी जगदीश देवड़ा के पास वित्त और वाणिज्यिक कर का जो मंत्रालय वो था। राजेंद्र शुक्ल का जो मंत्रालय था उनको लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा का जो मंत्रालय वो दिया गया। देखने वाली बात यह है कि पिछली बार मध्य प्रदेश की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री दोनों अलग अलग मंत्रालय थे। इस बार दोनों मंत्रालय एक ही को दिए गए। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के पास ये दोनों मंत्रालय दिए गए। पिछली बार डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के पास स्वास्थ्य मंत्रालय था, और विश्वास सारंग के पास जो था वो चिकित्सा शिक्षा जो विभाग वो दिया गया था। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण विभाग की हम बात करते हैं, राव उदय प्रताप सिंह को परिवहन मंत्रालय दिया गया है। न्यूज 18 ने पहले इसकी जानकारी दे दी थी। उनको परिवहन के अलावा स्कूली शिक्षा विभाग जो है उसकी जानकारी दी गई है। इच्छावर से 8 बार के विधायक करण सिंह वर्मा को राजस्व विभाग दिया गया है। न्यूज 18 ने इसकी भी जानकारी पहले दी थी। लोक निर्माण विभाग ने जो है राकेश सिंह को दिया गया है। प्रहलाद पटेल को जो है पंचायत ग्रामीण विकास, और कैलाश विजयवर्गीय को नगरीय प्रशासन, आवास और संसदीय कार्य मंत्री दिया गया है। यानी ललित, वो ये सूची जो है जो विभागों का बंटवारा हुआ है वो लगभग वही विभागों का बंटवारा है जिसकी जानकारी न्यूज 18 ने सबसे पहले अपने दर्शकों को दे दी थी। कुंवर विजय शाह जो शिवराज सरकार में वन मंत्री की जिम्मेदारी जिनके पास थी, उनको इस बार लोक परिसंपत्ति प्रबंधन, भोपाल गैस त्रासदी राहत और जनजातीय कार्य जो मंत्रालय है उसकी जिम्मेदारी दी गई है। एक और मंत्री इसमें है ऐदल सिंह कंसाना जी, इनको किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री, यानी कि कृषि मंत्री कमल पटेल जो थे पिछली सरकार में चुनाव हारने के बाद इस बार वो मंत्रालय में नहीं है, तो यह जिम्मेदारी ऐदल सिंह कंसाना को दी गई है। एक तुलसी सिलावट बड़े मंत्री है, मालवा से बड़े मंत्री आते हैं, सिंधिया खेमे से मंत्री आते हैं। तुलसी सिलावट पिछली सरकार में भी जल संसाधन मंत्री थे, इस बार भी उनके पास ये जो मंत्रालय है वो बरकरार रखा गया है। साथ ही साथ राकेश सिंह को लोक निर्माण विभाग जो है पीडब्ल्यूडी मंत्रालय जिसको हम कहते हैं उसकी जिम्मेदारी दी गई है। खास बात यह है ललित की जो नए मंत्री बनाए गए हैं उनको भी प्रमुख जो विभाग है उनकी जिम्मेदारी दी गई है।
सबसे बड़ी बात, परिवहन मंत्री जो थे गोविंद सिंह राजपूत, उनको इस बार खाद्य नागरिक आपूर्ति जो मंत्रालय है, उपभोक्ता विभाग, संरक्षण विभाग जो होता है, उसकी जिम्मेदारी दी गई है। विश्वास सारंग जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री थे, चूंकि इस बार चिकित्सा शिक्षा को और स्वास्थ्य को एक साथ मिलाकर एक ही मंत्री डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को दिया गया, ऐसे में विश्वास सारंग को खेल और युवक कल्याण जो मंत्रालय है उसकी जिम्मेदारी दी गई है। इसकी जानकारी भी न्यूज 18 ने अपने दर्शकों को सबसे पहले दे दी थी। नारायण सिंह कुशवाहा के अगर हम बात करते हैं तो उनको जो मंत्रालय दिया गया है, जिसकी की उम्मीद जाहिर की थी, जो नाम हमने बताया था पहले, भारत सिंह कुशवाहा के पास जो मंत्रालय था, उद्यानिकी का विभाग जो था, वो इस बार नारायण सिंह कुशवाहा को दिया गया। चंबल इलाके से आते हैं मंत्री, और इस बार आप ये कह सकते हैं कि जो उद्यानिकी विभाग है और सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन कल्याण का जो विभाग है वो इस बार ग्वालियर चंबल के खाते में गया है। नागर सिंह चौहान के बारे में हमने जानकारी दी थी कि वन पर्यावरण मंत्री उनको बनाया जा रहा है, ये जानकारी थी। प्रद्युम्न सिंह तोमर सिंधिया खेमे से आते हैं, पिछली सरकार में ऊर्जा मंत्री की जिम्मेदारी इनके पास थी, इस बार भी इनको ऊर्जा मंत्री का जो जिम्मेदारी है वो दी गई है। प्रद्युम्न सिंह तोमर की अगर हम बात करते हैं तो चंबल इलाके के कद्दावर मंत्री है, सिंधिया जी के खेमे से आते हैं और लगातार जनता के बीच जाकर जो काम है, लगातार इनोवेटिव काम करते हैं, जनता के बीच जाकर काम करते हैं, तो उसको लेकर हमेशा ये चर्चित रहने वाले मंत्री है। और इनको ऊर्जा मंत्री की जो जिम्मेदारी है इनके पास रखी गई है। एक जो मंत्रालय था पिछली बार जो डंग के पास था, हरदीप सिंह डंग जो थे, उनके पास जो था नवीन और नवकरणीय ऊर्जा का जो मंत्रालय था, इस बार वो राकेश शुक्ला जो मंत्री है उनको दी गई है जिम्मेदारी। चैतन्य कश्यप की जो हम बात कर रहे हैं, उन्हें उद्योग मंत्री का हम अनुमान लगा रहे थे कि मालवा के इलाके से पिछली बार जावत सीट से जो विधायक थे ओम प्रकाश सकलेचा, उनके पास ये विभाग था। एमएसएमई जो डिपार्टमेंट जिसको हम कहते हैं कि सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्री चैतन्य कश्यप को हमने उद्योग मंत्री और ये मंत्रालय देने की जो खबर हमने दी थी, जो अनुमान हमने लगाया था, वो अनुमान हमारा सही साबित हुआ है। इसके अलावा इंदर सिंह परमार जो थे, वो इस बार उनका पास जो स्कूली शिक्षा था, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और सामान्य प्रशासन के मंत्री इस बार थे, इस बार उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। और उच्च शिक्षा के अलावा तकनीकी शिक्षा और कौशल जो विकास मंत्रालय है वो इंदर सिंह परमार को दिया गया है, ललित। और आप देख सकते हैं कि जो लिस्ट में बदलाव आप देख सकते हैं, उसी तरीके से इस बार मंत्रालयों के विभागों का बंटवारा किया गया जी। इससे पहले अब जिक्र भी कर रहे थे सुधीर की बदलाव हो सकता है, बदलाव संभव है, और कुछ उसी तरह का बदलाव के साथ अब ये नई लिस्ट आई। लेकिन ज्यादातर जो मंत्रालय जो न्यूज 18 ने दिखाए थे उस पर मोहर लगी है, क्योंकि मध्य प्रदेश एक आदिवासी बाहुल्य है, SC SC OBC का बड़ा फैक्टर यहां पर रहता है। तो आदिम जाति विभाग कल्याण मंत्रालय या फिर SC ST OBC विभाग की जिम्मेदारी किन मंत्रियों के हिस्से आई है, ये कितना जस्टिफाई कर पाए उसे? आशीष अपना सवाल दोहराएंगे आप? जी, मैं सवाल दोहराता हूं कि एक OBC बाहुल्य, माफ कीजिएगा, आदिवासी बाहुल्य ये जगह है, और आदिवासी बाहुल्य इस क्षेत्र में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय या फिर SC ST OBC विभाग जैसी जिम्मेदारी किन मंत्रियों के हिस्से आई है? देखिए, बिल्कुल देखेंगे हम, अगर ओबीसी की हम बात करते हैं तो कृष्णा गौर जो है ओबीसी चेहरा है, भोपाल से विधायक चुनकर आई थी। कृष्णा गौर को भी यहां पर जो है स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। तो पिछड़ा वर्ग जो और अल्पसंख्यक जो कल्याण विभाग है वो इनको दिया गया है, साथ ही साथ जो विमुक्त और घुमंती जाति का जो विभाग है वो इनको दिया गया है। दमोह से धर्मेंद्र सिंह लोधी जो थे, उनको दमोह इलाके से ये जीत कर आते हैं, स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। इनको संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की जो बड़ी जिम्मेदारी है वो दी गई है। धर्मस्व विभाग मध्य प्रदेश में, उसकी जिम्मेदारी इनके पास दी गई है। दिलीप अहिरवार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, उनको कुटीर उद्योग की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ गौतम टेटवाल है जो राजगढ़ जिले से आते हैं, राजगढ़ जिले से उन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। इनके पास तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार जो है उनकी जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही साथ लखन पटेल स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री है, उन्हें पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय की जिम्मेदारी आशीष दी गई है। और एक और मंत्री यहां पर नरेंद्र शिवाजी पटेल है, जिन्होंने पहली बार रायसेन जिले से जो चुनाव लड़ा था, पहली बार चुनकर आए, उन्हें राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उनको राज्य मंत्री बनाया गया है। रायसेन जिले में ही पिछली बार डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जो थे, उनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी थी। जी जी बिल्कुल, और इस बार चूंकि वो है नहीं तो ऐसे में ये जिम्मेदारी काफी महत्वपूर्ण रहेगी, चुनौतीपूर्ण भी रहेगा आगे, चूंकि लोकसभा का चुनाव भी है। और बड़े चेहरे और भारी भरकम मंत्रालयों का जो सामंजस्य सुधीर कितना बैठता नजर आ रहा है, चूंकि कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह जैसे चेहरे यहां पर हैं, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं, कई विभाग उनके पास भी है।
देखिए, जिस तरीके से विभागों का बंटवारा हुआ, जिन नामों को आशीष आपने लिया है, जो बड़े नाम थे, जो मध्य प्रदेश के और देश के दिग्गज नेताओं में शुमार होते हैं, उनको जो जिम्मेदारी दी गई, उनमें कैलाश विजयवर्गीय जी के पास नगरीय प्रशासन की जिम्मेदारी उनको दी गई है। इसके अलावा उनको संसदीय कार्य मंत्रालय की जिम्मेदारी भी दी गई है। यानी कि पिछली बार गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के पास जो विभाग था, सरकार की तरफ से जो पक्ष लेना रखना होता था, उसको कैलाश विजयवर्गीय पूरी ताकत के साथ इस बार विधानसभा में रखेंगे। जब विपक्ष कोई सवाल करेगा या सदन का जब सत्र चल रहा होगा, तो यह बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय के पास दी गई है। इसके अलावा प्रहलाद सिंह पटेल की अगर हम बात करें तो पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री की उनको जिम्मेदारी दी गई है। केंद्र में उनको पास जल संसाधन मंत्रालय की जिम्मेदारी थी, साथ ही साथ इससे पहले वो पर्यटन भी देख चुके थे। तो ऐसे में कहीं न कहीं केंद्र सरकार की जो योजना है उनको लागू करने की जो जिम्मेदारी होती है, एक महत्वपूर्ण जो विभाग है वो पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग होता है। जब भी केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की कोई योजना आशीष होती है, उनका जो प्रभावी तरीके से लागू करने की जिम्मेदारी पंचायतों के पास होती है। और पंचायत के अंतर्गत जिस तरीके से काम होते हैं, जो तेजी की जरूरत होती है, शायद लगता है कि प्रहलाद पटेल के पास ये जिम्मेदारी आने से उनके जो केंद्र का जो अनुभव उनके पास रहा है, बड़े मंत्रालय का जो अनुभव रहा है, उसके लिहाज से ये काफी अहम जिम्मेदारी हो जाती है। और प्रहलाद पटेल अपने जो मंत्रालय है उनको बहुत बारीकी से मॉनिटरिंग करते हैं। उनके पास मंत्रालय से जुड़े मंत्रालय के जो प्रोसेस होती है, किस तरह के काम चल रहे हैं, उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट की पल पल की जानकारी और आंकड़े उनको मुंह ज़बानी याद होते हैं। ऐसे में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को अगर आप देखते हैं, ये मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसमें कामकाज किस तरीके से होगा, ये मध्य प्रदेश के लिहाज से और मध्य प्रदेश के खासतौर से ग्रामीण इलाकों के लिहाज से, क्योंकि मध्य प्रदेश में शहर कम है और ग्रामीण इलाका ज्यादा है, उस लिहाज से सरकार की योजनाएं, खासतौर से केंद्र की और राज्य की योजनाओं को लागू करने के लिहाज से और पंचायत स्तर पर खासतौर से जब महिलाओं से जुड़ी नारी शक्ति को बढ़ाने वाली जो योजनाएं होती है, उनको लागू करने के लिहाज से प्रहलाद पटेल के पास यह कहा जा सकता है कि बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आशीष दी गई है। बिल्कुल। और ये इसी सामंजस्य के सवाल पर मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, ये समझने की कोशिश रहेगी कि केंद्र का एक तो अनुभव, दूसरे डबल इंजन की सरकार और फिर एक इतने अनुभवी नेता इस तरह इस स्तर पर ये विभाग संभालेंगे तो वो उसका असर ज्यादा तेजी के साथ होगा। जो इंपैक्ट, जिसमें कई बार हम देखते हैं कि बहुत ढीला, फाइलें अटकी हुई हैं, काम रुके हुए हैं, उसमें हमें तेजी देखने को मिलेगी। जो केंद्र का अनुभव है यहां पर इस्तेमाल होगा। अगर बिल्कुल, देखिए आशीष, अगर आप इस पूरी सूची को देखेंगे, जो विभागों का बंटवारा हुआ है उनको अगर आप देखेंगे, तो ये अनुभव और जो नई ऊर्जा है उसका मिलाजुला स्वरूप आपको देखने में नजर आता है। एक नाम मैं आपको इसमें बताता हूं, प्रतिमा बांगरी, जिनको राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है, उनको नगरीय प्रशासन विभाग में बनाया गया। यानी कि कैलाश विजयवर्गीय का जो अनुभव है उनके तहत, उनके मंत्रालय के तहत राज्य मंत्री के तौर पर प्रतिमा बागरी जब काम करेंगी तो पहली बार मंत्री बनी है। सतना जिले के रेगांव सीट से चुनकर आई है। पिछली बार उपचुनाव में उनकी हार हुई थी, लेकिन इस बार जीत हासिल करने के बाद पहली बार में जब मंत्री बनी है, तो आप अनुभव का और नई ऊर्जा का एक मिलाजुला जो कॉम्बिनेशन है वो आपको देखने को मिलेगा कि पुराने जो लीडर्स है उनके अनुभव से जो नए मंत्री बने उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। राजस्व मंत्री की अगर हम बात करते हैं तो करण सिंह वर्मा इससे पहले भी राजस्व विभाग को संभाल चुके हैं, ऐसे और 8 बार के विधायक हैं। ऐसे में एक बार फिर उसी विभाग में उनकी लंबे समय के बाद वापसी हुई है। तो करण सिंह वर्मा जब राजस्व विभाग को संभालेंगे तो कहीं ना कहीं यह विभाग आप देखिएगा कि पिछली बार राजस्व और परिवहन जो मंत्रालय है वो एक ही मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी के पास था। अब इस बार जब मंत्रालय में बदलाव हुआ है तो राजस्व विभाग को अलग किया गया और परिवहन विभाग को अलग किया गया है। तो इस लिहाज से आप देखेंगे कि मंत्रालय के बंटवारे में भी जिस तरीके से पूरी रणनीति बनाकर जो दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं इस मंत्रालय को अगर आप जो लिस्ट देखेंगे विभागों की, तो उसको देख के लगता है कि कहीं ना कहीं जो डबल इंजन की सरकार की आपने बात की आशीष, उस डबल इंजन की सरकार को तेज रफ्तार देने की कोशिश इस मंत्रालय और बंटवारों के जरिए की जाने की कोशिश की जाएगी, ऐसा ही लग रहा है। बिल्कुल। और सुधीर, मैं इंजन की बात करूं, जो बिल्कुल एक पूरा लोकोमोटिव, जो पूरी ट्रेन को मध्य प्रदेश की खींचेगा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। बहुत महत्वपूर्ण विभाग इनके पास है, गृह विभाग है, सामान्य प्रशासन विभाग है, और औद्योगिक नीतियों के बारे में भी विचार विमर्श करेंगे। और कितने कुछ विभाग इनके पास हैं और कितना चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि शिवराज सरकार में इतने मंत्रालय इनके पास नहीं हुआ करते थे।
देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है वो अलग अलग विभागों में अपनी प्रशासनिक दक्षता को साबित कर चुके हैं। जब वो उज्जैन में विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष थे उस दौर में भी रहे, पर्यटन निगम के अध्यक्ष रहे तब भी रहे, इसके अलावा जब वो विधायक थे और विधायक के बाद जब उच्च शिक्षा मंत्री के तौर पे उन्होंने मध्य प्रदेश में मंत्री की जिम्मेदारी संभाली थी, तो उच्च शिक्षा विभाग में कई ऐसे उन्होंने इनोवेशन किए थे जो कि उच्च शिक्षा विभाग के लिहाज से नए और अच्छे माने जा सकते थे फैसले, चाहे वो नई शिक्षा नीति को लागू करने की बात हो या फिर कई तरह के जो फैसले होते, खासतौर से हिंदी में जो पाठ्यक्रम लागू किए गए थे, अलग अलग तरह के पाठ्यक्रम, जानकारी परक जो पाठ्यक्रम थे उनको लागू करने का उन्होंने काम किया था। ऐसे में उनके पास अभी जो विभाग है उनको अगर आप देखेंगे, बात करेंगे तो सामान्य प्रशासन आमतौर पर किसी भी प्रदेश में मुख्यमंत्री के पास ही होता है, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग के तहत ही पूरी ब्यूरोक्रेसी जो है वो काम करती है। आईएएस अधिकारियों के जो कामकाज होता है उसकी मॉनिटरिंग करने के अलावा उनके ट्रांसफर से लेकर पोस्टिंग तक और सरकारी योजनाओं को ग्राउंड लेवल पर, जमीनी स्तर पर इंप्लीमेंटेशन करने में ब्यूरोक्रेसी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसी के मद्देनजर आमतौर पर मुख्यमंत्री अपने पास सामान्य प्रशासन विभाग रखते हैं। गृह और जेल विभाग, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था जब हमने इस खबर को सबसे पहले ब्रेक किया था कि गृह विभाग और जेल विभाग मुख्यमंत्री अपने पास रखेंगे और रख सकते हैं, तो ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश के 2 शहरों में जो हमने बात बताई थी कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम मध्य प्रदेश के 2 शहरों में लागू है और इसके बाद अब ग्वालियर और जबलपुर में जब पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होगा तो मध्य प्रदेश के 4 शहरों में पुलिस कमिश्नरी लागू हो जाएगी। उसके बाद मध्य प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, पुलिस जो व्यवस्था है, उसको सुधार करने में जो काम किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये अनुमान आप लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने अगर गृह विभाग अपने पास रखा है तो ये जो विभाग है वो सीधे उनके मॉनिटरिंग में होंगे और जिस तरीके की उन्होंने रफ्तार पकड़ी, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि नायक के अवतार में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। लगातार गुना हादसे के बाद हमने देखा था कि वहां पहुंचा, उन्होंने लगातार एक्शन किया है और लगातार अधिकारियों को अपने एक्शन के जरिए वो ये चेतावनी भी देते नजर आ रहे हैं कि किसी भी तरह की जो ढिलाई है वो कामकाज में नहीं बरती जानी चाहिए, उसको किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा या उसको सहन नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। एक और विभाग इनके पास औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन जो विभाग है, आशीष, ये काफी महत्वपूर्ण विभाग है मध्य प्रदेश के लिहाज से, क्योंकि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट समिट हमेशा होती रही है। इंदौर में भी पिछली बार आपने देखा होगा कि इन्वेस्टमेंट समिट होती है, तो मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ाने की, निवेश को लाने की जो चुनौती है वो काफी बड़ी चुनौती है। लगातार इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश में होती है, देश दुनिया के इन्वेस्टर्स आते हैं, उद्योगपति यहां पर आते हैं और कहीं ना कहीं जब सरकार के साथ वो एमओयू साइन करते हैं तो उनकी ये उम्मीद होती है कि अगर हम उद्योग लगाएंगे, आपके यहां के लोगों को रोजगार देंगे, तो हमको वहां पर कुछ न कुछ राहत मिलनी चाहिए। और शायद यही वजह है, डॉक्टर मोहन यादव खुद मालवा इलाके से आते हैं, उज्जैन से आते हैं, इंदौर के पड़ोस का शहर, और इंदौर में इन्वेस्टर समिट के लिए बहुत मुफीद जगह है और इंदौर में आमतौर पर इन्वेस्टर समिट होती है। तो सारी जो मॉनिटरिंग की हम बात कह रहे हैं कि जब भी मध्य प्रदेश में निवेश बढ़ाने की बात होगी, क्योंकि आपको याद रखना होगा कि मध्य प्रदेश में लगातार सरकार कर्ज ले रही है, कर्ज लेने के बाद अलग अलग योजनाओं को लागू करना होता है, कई नए प्लान बनाने होते हैं, बजट बनाना होता है। अभी लेखानुदान आने वाला है, जब सरकार आएगी तो सबसे पहले लेखानुदान बजट वो जारी करेगी, तो उसमें सरकार के विकास का रोड मैप भी दिखेगा। लेकिन आशीष, जब योजनाओं को हम लागू करते हैं या कोई नई योजना लॉन्च करते हैं तो सरकार के दिमाग में यह बात हमेशा चल रही होती है कि उसके लिए पैसा कहां से आएगा। तो शायद यही वजह है कि इन्होंने अपने पास निवेश प्रोत्साहन जो विभाग है वो भी इन्होंने रखा है। साथ ही साथ जनसंपर्क विभाग, खनिज संसाधन के अलावा विमानन विभाग इन्होंने अपने पास रखा है। विमानन विभाग की महत्वपूर्ण बात यह कर सकते हैं आपकी, अब जो आने वाला जमाना है वो टेक्नोलॉजी का जमाना है। एआई के जरिए अलग अलग सरकारें एआई को अपना रही है और सबसे बड़ी बात है कि आने वाले समय में जो ड्रोन है, ड्रोन से सरकारें कहेंगे या किसी भी विभाग को आप कहेंगे तो आने वाले समय में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ने की उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरीके से हिमाचल सरकार ने ड्रोन पॉलिसी लागू की है, तो अलग अलग विभागों में, चाहे वो फसलों के नुकसान का आकलन हो, चाहे बारिश का आकलन हो, मौसम का आकलन हो, उसमें ड्रोन काफी महत्वपूर्ण साबित होता है। तो शायद कुछ न कुछ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मन में यह चल रहा होगा, इसीलिए शायद विमानन विभाग इन्होंने अपने पास रखा है। साथ ही साथ खनिज साधन का जो विभाग है, खनिज संसाधन और लोक सेवा प्रबंधन, देखिए इसकी बात भी हमने की थी कि लोक सेवा प्रबंधन मध्य प्रदेश में जनता के लिहाज से और सरकार और जनता के बीच सेतु के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसी के तहत सरकार अपने जनता को, अपने लोगों को यह गारंटी देती है कि आपका काम किस समय सीमा में हो जाएगा। तो लिहाजा लोक सेवा को इंप्रूव करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए शायद मुख्यमंत्री के पास यह विभाग रखा गया है। जैसे कि हमने अभी निवेश प्रोत्साहन, इन्वेस्टमेंट की बात की, उसी तरीके से प्रवासी भारतीय जो विभाग है वो भी मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है। जाहिर तौर पर इंदौर में दोनों पिछली बार जब आयोजन हुए थे, काफी बड़े पैमाने पर आयोजन हुए थे, देश और दुनिया ने देखा था
था कि मध्य प्रदेश में जो क्षमताएं है, जो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल दुनिया भर में पहुंचना चाहिए और शायद उसी पोटेंशियल को और मजबूत करने के लिहाज से मुख्यमंत्री के पास ये जो 6 से 7 विभाग रखे गए हैं, ये महत्वपूर्ण साबित होंगे। ये इनके जब आगे एक्शन होंगे तो उससे धीरे धीरे आशीष पता चलेगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से हर मौके पर, हर मोर्चे पर डॉक्टर मोहन यादव ने खुद को साबित किया है, इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व ने बड़ा भरोसा उन पर जताया है और मध्य प्रदेश की अब जिम्मेदारी को तेज रफ्तार के साथ केंद्र के साथ सामंजस्य बिठाकर आगे लेकर जाने की उनकी ये जिम्मेदारी अब यहां पर उन्हें सौंप दी गई है, जिसका ऐलान भी हो चुका है। बात करें हमारे एडिटर सुधीर दीक्षित से लगातार इस पर। सुधीर, अभी चूंकि महिलाओं का एक बड़ा योगदान इस सरकार को बनाने में रहा है, प्रदेश की गति को आगे बढ़ाना है तो महिलाओं को आगे लाना है। महिला एवं बाल विकास विभाग की मैं बात कर रहा हूं, निर्मला भूरिया जिसकी जिम्मेदारी संभालेंगी। सुधीर, आपको आवाज मिल पा रही है? महिला एवं बाल विकास विभाग की अगर बात करें तो निर्मला भूरिया को जिम्मेदारी दी गई है। महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार इतने ऐतिहासिक बहुमत के साथ बनाने में। नई नीतियां, नए आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, देखिए, महिला बाल विकास निर्मला भूरिया को दिया गया है। पहले भी बड़ी जिम्मेदारी वो संभाल चुकी है और खास तौर से ये देखिएगा आशीष कि जिस इलाके से वो आती है, जिस समुदाय से वो आती है, सरकारों का जो फोकस है वो आदिम जाति सरकारों पर, आदिवासी समुदाय पर बहुत ज्यादा रहा है, क्योंकि अभी भी प्रदेश के और देश के ऐसे कई इलाके हैं कि जहां पर जो विकास की जो किरण है वो उस लेवल पर नहीं पहुंच पाई। ऐसे में मालवा इलाके में खासतौर से झाबुआ जो जिला है, आदिवासी बहुल जिला है, झाबुआ, अलीराजपुर, मेघनगर, ये पेटलावत कहेंगे, ये इलाके जो आसपास आते हैं, वहां से आदिवासी महिला को महिला बाल विकास विभाग की जो जिम्मेदारी मिलना है वो काफी अहमियत रखता है। इससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे जाके आदिम समुदाय के लिए जो काम किए जाएंगे, सरकार किस तरह की योजना पर आगे बढ़ रही है। अगर पूरी लिस्ट को आशीष आप देखेंगे, इसमें आप प्रोफाइल देखेंगे मंत्रियों का, जिन मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई, इसको आप देखेंगे तो आपको यह अनुमान लगाना बहुत मुश्किल नहीं होगा कि सरकार किस योजना पर आगे बढ़ने वाली है और किस योजना पर काम करने वाली है। ऐसे में निर्मला भूरिया को महिला बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी मिलना खास तौर पर मालवा के लिहाज से और पूरे प्रदेश के लिहाज से काफी अहमियत रखती है, क्योंकि पिछली सरकार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह विभाग अपने ही पास रखा था। इस विभाग की अहमियत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधीर बहुत ज्यादा आगे बढ़ाना है प्रदेश को। पिछली भी सरकारें दावा करती रही हैं, एम्स की बहुत ज्यादा कोशिशें हो रही हैं ताकि, चूंकि बड़ा क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्रफल है, ऐसे में ज्यादा दूर लोगों को ट्रैवल ना करना पड़े। अब स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी अब दी गई है तो ये, इसमें हम नई सरकार के गठन के बाद अब मंत्रालय भी चूंकि बढ़ गए हैं, तो क्या हम उम्मीद करें वो योजनाएं भी अब तेजी से पटरी पर लौटेंगी? देखिए, बिल्कुल, केंद्र सरकार की जो आयुष्मान योजना थी, उस योजना ने बड़े पैमाने पर लोगों के जीवन में बदलाव का काम किया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार जो डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को स्वास्थ्य मंत्रालय और चिकित्सा शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, तो जाहिर है जब हमने डिप्टी सीएम बनने के बाद उनका जब पहला इंटरव्यू किया था, उसी में उन्होंने कहा था कि हम बहुत सारे ऐसे कदम हैं जो नवाचार करेंगे, जिसके लिए हम जाने जाते हैं। जैसे जैसे सरकारें आगे बढ़ेंगी, जैसे जैसे विकास की रफ्तार आगे बढ़ेगी, चूंकि डबल इंजन की हमारी सरकार है, तो प्रदेश की जनता के कल्याण में और प्रदेश के कल्याण में कोई भी कमी या कसर नहीं छोड़ी जाएगी। तो ऐसे में डिप्टी सीएम का पद राजेंद्र शुक्ला के पास है, साथ ही साथ उनके पास लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। तो यानी कि अगर हम स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की बात करेंगे तो कहीं न कहीं मेडिकल कॉलेज की जो जिम्मेदारी है वो भी इनके पास होगी। और प्रदेश में लगातार जो मेडिकल कॉलेज खुलते जा रहे हैं, तो ऐसे में कहीं न कहीं स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को लेकर जो मुद्दे आमतौर पर देश के कमोबेश हर राज्य में उठते हैं, तो उसको पूरे करने की जो जिम्मेदारी है या उसको कम करने की जिम्मेदारी राजेंद्र शुक्ला जो है वो निभाते नजर आएंगे। साथ ही साथ उनका यह कहना था कि जब कभी भी हम विकास के मॉडल की बात करते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि किसी का कौन समुदाय का और कौन किसी समुदाय का, तो बिना किसी भेदभाव के, न तो जाति न समुदाय, न ये देखकर बिना किसी समुदाय के सरकार और केंद्र की जो योजना है उनका फायदा हम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे में राजेंद्र शुक्ला जी के पास स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और तकनीकी शिक्षा जो मंत्रालय है उसकी जिम्मेदारी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। आशीष जी बिल्कुल। सुधीर, आपसे एक चीज और समझना चाहेंगे, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव और जो क्षेत्रीय या
पिछड़ी जातियों को आगे से ज्यादा मौका देना, ये सब तो हमने यहां पर देखा कि भारतीय जनता पार्टी की इस नवगठित सरकार में सारे बैलेंस बनाने की कोशिश की गई। अब इसका असर लोकसभा चुनाव पर किस तरह से हो सकता है, या लोकसभा चुनाव 2024 का जो निशाना भारतीय जनता पार्टी साध कर चल रही है, 29 में से 29 वाला जो फॉर्मूला या 29 में से 29 का जो समीकरण बीजेपी साध रही है, वो कितना यहां पर सफल होता नजर आ रहा है? देखिए, इसका अंदाजा तो आप मध्य प्रदेश के चुनाव में भाजपा को जो भारी बहुमत मिला है उसका जो नतीजा रहा उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसमें जिन दिग्गजों को मैदान में उतारा था कमोबेश वो सभी ने जीत हासिल की है। इतना ही नहीं बल्कि उनके आसपास की जो सीटें थी वहां पर भी उनका असर देखने को मिला, और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में इतने भारी बहुमत मिला है और जनता ने अपार प्रेम देने के बाद भारी बहुमत से जिताया। और जो लोकसभा चुनाव की आप बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वक्त लोकसभा चुनाव में बचा नहीं है। मार्च से शायद मध्य प्रदेश में या पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता मार्च अप्रैल में लग जाएंगी, तो बहुत कम समय इनके पास काम करने के लिए और काम दिखाने के लिए बचा है। जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा था कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 29 फूलों की माला पहनाऊंगा। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा इकलौती लोकसभा सीट है जो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, वहां से नकुलनाथ फिलहाल सांसद है, लेकिन छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी का जो मॉडल काम करता है, वहां पर चूंकि आपने देखा विधानसभा चुनाव में भी बहुत ज्यादा असर छिंदवाड़ा में नहीं देखने को मिला, कांग्रेस ने वहां पर अच्छी खासी जीत हासिल की है। तो ऐसे में उस एक सीट लोकसभा सीट को जीतना बीजेपी के लिए थोड़ा सा मुश्किल साबित होने वाला है। लेकिन बाकी इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो सरकार के जो मंत्री बने हैं वो केंद्र सरकार के और राज्य सरकार दोनों के काम लेकर जनता के बीच जाएंगे, और सबसे बड़ा चेहरा जो होता है भारतीय जनता पार्टी के लिए वो होते हैं नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरेगी, और लगातार भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम इस बार 400 से ज्यादा सीटें लाने का, रिकॉर्ड बनाने का हम इरादा रखते हैं, ये हमारा लक्ष्य है। गृह मंत्री अमित शाह भी बोल चुके हैं कि लोकसभा चुनाव में कोई राज्य छोटा या बड़ा नहीं होता, हर सीट महत्वपूर्ण होती है। जबकि आमतौर पर यह कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश जो है वो लोकसभा के लिहाज से या लोकसभा चुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन अगर आपको 400 सीट का आंकड़ा पार करना है तो एक एक सीट महत्वपूर्ण होगी। और शायद इसी रणनीति पर अब मध्य प्रदेश की जो सरकार है या मध्य प्रदेश के जो भाजपा का संगठन और सरकार, इनके बीच में जो सामंजस्य है वो सबने देखा है, और यहां का जो सामंजस्य उसी संतुलन के साथ शायद संगठन और सरकार मिलकर लोकसभा चुनाव में भी जाएंगे। नतीजे क्या होंगे ये तो लोकसभा चुनाव के बाद पता चलेगा कि किसकी मेहनत ने कितना रंग लाया। बिल्कुल, और जनता जनार्दन के हाथ में ही ये पावर होती है कि वो किसे मौका देते हैं फिर केंद्र में। सुधीर, आपने छिंदवाड़ा का जिक्र किया तो कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ का जिक्र स्वाभाविक है, फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव की हम चर्चा कर ही रहे हैं, और यहां पर एक बड़ी चुनौती रहेगी कि 29 में थे 29 सीटें, जबकि 28 सीटें आप जीते तो एक सीट नहीं जीत पाए, वहां पर काम करने की जरूरत है। तो जो प्रयोग यहां पर हुए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से सबको चौंकाया, कैंडिडेट लिस्ट से, मुझे याद आ रहा है जब आपसे चर्चा हो रही थी, कैंडिडेट लिस्ट से लेकर उसके बाद परिणाम तक, और अभी विभागों के बंटवारे में बहुत ज्यादा चूंकि बदलाव नहीं देखने को मिल रहे, नए चेहरों के हिसाब से ठीक है कहा जा सकता है, लेकिन जो पिछली सरकार में मंत्री थे उन्हें लगभग वही विभाग दिए गए हैं। तो कांग्रेस पार्टी बार बार इसी विषय को लेकर उठा रही है कि यह प्रयोग हो रहे हैं, बहुत समय लग रहा है, बहुत ज्यादा फैक्टर इसका असर दिखेगा 2024 के लोकसभा चुनाव पर। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत ज्यादा असर दिखेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से आप किसी विशेषज्ञ से बात करते हैं, खासतौर से जो पॉलिटिकल एनालिस्ट से अगर हम बात करेंगे या वरिष्ठ पत्रकारों से बात करेंगे या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को करीब से देखने वाले लोगों से अगर आप बात करेंगे तो उनका यह जरूर कहना होता है कि अब मध्य प्रदेश जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बड़ी प्रयोगशाला बनता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत लंबे समय से, तकरीबन 20 साल से मध्य प्रदेश की सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, और यहां पर हर साल दर साल भारतीय जनता पार्टी नए नए कीर्तिमान रचती जा रही है, बड़ी बड़ी जीत हासिल करती जा रही है। और इस बार की जो जीत है उसने भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा आत्मविश्वास दे दिया होगा। तो अब यह लग सकता है कि मध्य प्रदेश में और लोकसभा चुनाव को लेकर जो तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी के अगर प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी की हम बात करते हैं तो वो भी हमेशा ये कहते हैं, जब भी हम उनसे ये पूछते हैं कि भैया आपकी चुनाव को लेकर क्या तैयारी, तो उनका ये कहना था कि हमारी तो तैयारी हमेशा रहती है, हमारा संगठन बहुत मजबूत है, ग्राउंड लेवल पर जाकर हम काम करते हैं। इस विधानसभा चुनाव में जब वीडी शर्मा जी से हमने बात की थी तो उन्होंने ये बताया था कि इस बार हमने बूथ प्रभारी बनाए थे, उनको बाकायदा आइडेंटिटी कार्ड दिए गए थे जो कि उनके बीच में सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी पैदा कर रहा था कि मैं बूथ अध्यक्ष हूं, अगर मुझे बूथ की जिम्मेदारी दी गई है तो इस बूथ को जिताने का मेरी जिम्मेदारी है।
वही दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के पास संगठन लेवल पर इस तरह की थोड़ी सी कमजोरी दिखाई दी। इस वजह से थोड़ा सा आप ये मान सकते हैं कि बीजेपी की तैयारी ज्यादा बेहतर है, ज्यादा अच्छी होती है। तो उसका असर लोकसभा चुनाव में जो दिखेगा वो तो जनता जनार्दन के हाथ में है जब वोटिंग होगी, क्योंकि विधानसभा के जो मुद्दे होते हैं वो स्थानीय मुद्दे होते हैं। जब आप लोकसभा में आते हैं तो देश के मुद्दे आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब लोकसभा चुनाव होगा तो जनता किन मुद्दों के आधार पर वोट देती है, जब ये चुनाव घोषित होंगे या चुनाव की जब वोटिंग हो जाएगी तब ये पता चल पाएगा। हालांकि तैयारियां पार्टी दोनों कह रही है कि तैयारियों को दावा कर रही है कांग्रेस। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से सुधीर, एक जब चुनावों की बात होती है तो युवाओं की बात होती है, और इस बार की सरकार में बहुत नई योजनाओं के साथ साथ युवाओं पर बहुत फोकस रखा जा रहा है। अब जो युवाओं को रोजगार का एक बहुत बड़ा मसला सुधीर रहता है हमेशा से। रोजगार की स्थिति तब सुधरेगी जब शिक्षा की स्थिति सुधरेगी। तो ये सामंजस्य, जिस तरह से मंत्रालयों का बंटवारा हुआ है, शिक्षा बेहतर करना, उच्च शिक्षा को बेहतर करना, फिर रोजगार की स्थिति को और ज्यादा धरातल पर लाना, रोजगार यहीं मिले, उनके घर के आसपास उन्हें मिले, इसके लिए क्या इस सरकार के सामने चुनौती रहेगी? क्योंकि उद्योग लगाना या रोजगार का सृजन करना, इसकी बातें तो बहुत हुई, लेकिन ये धरातल पर उतरने में समय लेगा। देखिए, बिल्कुल, जब भी चुनाव का वक्त आता है तो आमतौर पर सरकार किसकी भी बने, सभी पार्टियां ये दावा करती है कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम युवाओं के लिए ये करेंगे। ऐसी अपनी अपनी योजनाएं, अपनी अपनी प्लानिंग लेकर आती है। कुछ लोग युवाओं को बेरोजगारी जो भत्ता है वो देने की बात करती हैं, कुछ पार्टियां उनके लिए नए रोजगार का सृजन करने की बात करती है। लेकिन एक बहुत बारीक सी लकीर है आशीष, उसको समझने की जरूरत है। जब भी कोई सरकारें या कोई पार्टी वादा करती है तो वो ये कहती है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो इस तरह के इतने उद्योग लगाएंगे और करीब 10 लाख या 15 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो रोजगार के अवसर पैदा होना और रोजगार होना दोनों अलग चीजें, बहुत बारीक सी लकीर है। और शायद इन्हीं शब्दों के सहारे खेलकर आमतौर पर पार्टियां या नेता लोगों के बीच में उतरते हैं। रोजगार के अवसर होना और रोजगार मिलना दोनों अलग चीजें होती है। तो कहीं ना कहीं सरकारें यह प्रयास करती है कि ज्यादा से ज्यादा उद्योगों को अपने आकर्षित किया जाए। और जब उद्योग आकर्षित होंगे, पूरे प्रदेश भर में सबकी परिस्थिति अलग होती है, भौगोलिक परिस्थिति अलग होती है, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं आशीष, उनकी स्थिति अलग होती है। ऐसे में जहां जहां पर संसाधन मिलते हैं, जहां पर सुविधाएं मिलती हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या उद्योगपति या कोई भी कंपनी की हम बात करते तो वो किसी ऐसे प्रदेश में उद्योग नहीं लगाना चाहेगा जहां पर उसको घाटा ही उठाना पड़े या एक वक्त ऐसा आ जाए कि उसको पूरा उद्योग समेट के वहां से जाना पड़े। तो ऐसे में सरकारों पे भी यह निर्भर करता है कि सरकार कितनी सुविधाएं देती है। तो जाहिर है जब उद्योग लगेंगे तो रोजगार भी बढ़ेगा। जिन इलाकों में उद्योग लगते हैं, एक महत्वपूर्ण चीज ये हो जाती है कि सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो होती है रोजगार के लिए पलायन की होती है। तो ऐसे में रोजगार और जो काम करने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके पास भी उनको सिलेक्टिव ना होकर यह करना पड़ेगा कि अपने आप को इस योग्य कौशल अपना तैयार करना पड़ेगा कि जब उनके लिए कोई काम हो तो उसके लिए खुद को भी वो तैयार रखे। इसी तरह से बेरोजगारी कम की जा सकती है, न कि सिर्फ सरकार के भरोसे रह के। अगर कोई युवा रोजगार पढ़ने के बाद या पढ़ाई लिखने के बाद इस भरोसे रहता है कि सरकार जब मुझे नौकरी देगी तब मैं नौकरी करूंगा, तो ये किसी भी लिहाज से एकदम ठीक नहीं कहा जा सकता या उचित नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हर बार ये कहते हैं, अक्सर वो कहते हैं कि आपको नौकरी मांगने वाला नहीं, मैं नौकरी देने वाला बनाना चाहता हूं। तो कहीं ना कहीं जिनमें ये योग्यता, जिनमें ये कौशल है, जिनके पास सरकार से जो आर्थिक मदद मिलती है, सरकार विभिन्न योजनाओं के जरिए जो उद्योग लगाना चाहती है, तो कई युवा ऐसे हैं जो इन योजनाओं का फायदा भी उठा रहे हैं। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल और जबलपुर ये ऐसे शहर है कि जहां पर स्टार्टअप की भरमार है। ऐसे कई युवा है जो अभी अपनी उम्र के 30वें साल में नहीं पहुंचे हैं, 26 साल 27 साल के युवा है, लेकिन उन्होंने बड़े पैमाने पर अपने उद्योग, अपने स्टार्टअप शुरू किए हैं और प्रदेश के हर कोने के बड़े बड़े लोगों को, वो कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। तो कहने कि रोजगार का मुद्दा ऐसा नहीं है कि सिर्फ मध्य प्रदेश की बात या कहीं हो, हर राज्य में रोजगार का मुद्दा होता है। और उससे निपटना के लिए सरकार क्या प्लानिंग बनाती है, बहुत कुछ सरकार के रोड मैप पर निर्भर करता है। जी, और ये सुधीर एक ऐसा मुद्दा है जो आप विधानसभा चुनाव में भी उठाते हैं, लोकसभा चुनाव में भी उठाते हैं, और ये दोनों ही जगह बहुत कारगर साबित होता है। और लोगों को, युवाओं को अगर रोजगार मिलता है तो स्वाभाविक सी बात है उनका जो विश्वास है वो तत्कालीन सरकार के प्रति सुगमता से बढ़ता ही है। अब एक और मुझे सेंटेंस ध्यान आता है जब आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया कि लोकसभा चुनाव में उन्हीं का चेहरा रहेगा, और इस कैबिनेट में भी मुझे वो नजर आता है। आपसे ये समझना चाहेंगे कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का जो एक, क्योंकि बहुत नए आमूलचूल परिवर्तन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमने देखे हैं, इसमें एक ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि मैक्सिमम गवर्नेंस करने के लिए मिनिमम गवर्नमेंट का होना जरूरी है। ये कितना सटीक नजर आता है या कितना इस पर खरा उतरती है ये कैबिनेट?
बिल्कुल, देखिए, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, इसके लिए नरेंद्र मोदी लगातार बोलते रहे हैं। उनका कहने का आशय यह होता है कि जब कभी भी प्रदेश की, किसी भी प्रदेश की जनता या देश की जनता अपने जुड़े या उनसे जुड़े मुद्दों के ऊपर जब कोई बात आती है तो उनको किसी भी विभाग से या किसी भी तरह की जो समस्या है उसका सामना न करना पड़े। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, लोक सेवा जो गारंटी है, लोक सेवा गारंटी का जो विभाग है वो मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है, आशीष, और इसी को लेकर हमने ये चर्चा की थी कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम मध्य प्रदेश सरकार ने बनाया है, जिसमें अपने प्रदेश के जो लोग हैं उनको उन्होंने ये गारंटी दी है कि आपसे जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, सरकार से जुड़े आपके कोई भी काम हो, उसके लिए सरकार ने एक समय सीमा तय कर दी है। अगर वो समय सीमा में काम नहीं हो पाता है तो उसके लिए जिम्मेदार जो अधिकारी है उनको पनिशमेंट का भी प्रावधान सरकार ने किया हुआ है। जिस तरीके से आरटीआई, जो हम कहते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत, अगर आप जानकारी लेते हैं कि आपकी अगर कोई समस्या है, आपने किसी दस्तावेज के लिए आवेदन किया है और उसकी अगर समय सीमा 21 दिन है और आपको अगर वो 21 दिन में दस्तावेज नहीं मिलता है तो आप उसके आगे अपील करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि मुझे जानकारी क्यों नहीं मिली है, और उसके लिए जो भी जिम्मेदार अधिकारी होगा उसको पनिशमेंट का प्रावधान सरकार ने भी करके रखा। तो कहीं ना कहीं ये उसी फॉर्मूले के तहत सरकार काम कर रही है जिसको हम मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट की बात करते हैं। आशीष, बिल्कुल स्वाभाविक है, और नई कैबिनेट के गठन के बाद इन सभी विषयों पर चर्चा करना स्वाभाविक हो भी जाता है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री के पास इतने विभाग हैं और अलग अलग समय पर अलग अलग मोर्चों पर उन्होंने खुद को साबित करके दिखाया, और इसी वजह से इस बार उनको ऐसे विभाग मिले हैं, ऐसे विभाग उनको अपने पास रखने, क्योंकि एकाधिकार होता है मुख्यमंत्री का, सुधीर, कि मुख्यमंत्री कौन सा विभाग किसको देते हैं। लेकिन यहां पर केंद्र के द्वारा, केंद्र सरकार या केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा विचार विमर्श करने के बाद विभागों का बंटवारा हुआ है, तो केंद्र का यहां पर ज्यादा देखें फैसला प्रभावी है या मुख्यमंत्री की सलाह ज्यादा काम आई? देखिए, ऐसा तो निश्चित तौर पे बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब कभी भी राज्य में भी आपकी सरकार और केंद्र में भी आपकी सरकार होती है तो किसी भी राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो केंद्रीय नेतृत्व से यह सलाह लेने के लिए जरूर जाता है कि हम अब प्रदेश में आए हैं, खासतौर से तब जब मुख्यमंत्री जो है वो नए नियुक्त हुए हो, जब मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को जगह दी गई हो, तो ऐसी स्थिति में जो विभागों का बंटवारा होता है, क्योंकि केंद्र से हमेशा से किसी भी राज्य का कोई अगर प्रतिनिधि जाता है तो केंद्र में जो काम चल रहा होता है, खासतौर से तब जब केंद्र में 10 साल से आपकी सरकार हो, तो ऐसे में आशीष वहां से ये मार्गदर्शन लेना या आगे केंद्र की योजनाओं को किस तरीके से लागू होना, इसको लेके सत्ता के बीच और संगठन के बीच मैं पवन पटेल हमारे सहयोगी जबलपुर से इस वक्त मौजूद है। पवन, आप इस वक्त कहां पर हैं और क्या कुछ है अपडेट हमारे दर्शकों के लिए? ओवर टू यू। जी बिल्कुल, जबलपुर में जो है इस समय जो है शहर की सड़कें सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन लोगों को जानकारी मिल गई है, मंत्रिमंडल का बंटवारा हो चुका है जिसमें राकेश सिंह को पीडब्ल्यूडी विभाग मिला है। हालांकि जो अपेक्षा कर रहे थे वो नहीं मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं जबलपुर को मंत्री मिलने के बाद में अब जो है भाजपा के तमाम खेमों में जो खुशी की लहर है, क्योंकि राकेश सिंह वरिष्ठ नेता हैं, 4 बार के सांसद जबलपुर से रहे हैं और इस बार पहली बार विधायक का चुनाव लड़ा और चुनाव जीतने के बाद में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया है। वहीं अगर जबलपुर महाकौशल की बात करें तो महाकौशल में टोटल 4 मंत्री हैं और सभी को इस बात की खुशी है कि इस बार कम से कम महाकौशल की उपेक्षा नहीं हुई और लंबे समय से जो उपेक्षा का दंश झेल रहा था महाकौशल, वो कहीं ना कहीं अब लोगों की शिकायत दूर हो गई है। भाजपा के साथ साथ आम जनता को भी उम्मीद है कि अब जो है प्रदेश के साथ साथ महाकौशल का भी विकास होगा, जबलपुर का भी विकास होगा। और राकेश सिंह जो हमेशा से विकास के लिए तमाम तरह के प्रयास करते रहे हैं, जबलपुर में कई बड़ी सौगातें उनकी वजह से मिली हैं, तो उम्मीद है कि इस बार अब जो है कैबिनेट मंत्री बनने के बाद जबलपुर के विकास को पंख मिलेंगे। भाजपा में खुशी है और जाहिर सी बात है कि लोग अपने स्तर पर जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो इस बात की खुशी भी मना रहे हैं। बिल्कुल, और इंफ्रास्ट्रक्चर चूंकि सुदृढ़ करने से बेहतर होगा, विकास का जो रास्ता है वो और तेजी से खुलेगा, तो पीडब्ल्यूडी जैसा महत्वपूर्ण विभाग अब अगर कहें जबलपुर के हिस्से आया या जबलपुर से राकेश सिंह आते हैं उनके हिस्से आया, तो निश्चित रूप से उसका सीधा लाभ यहां के लोगों को भी मिलेगा। पवन, अब बिल्कुल सीधा लाभ मिलेगा और जबलपुर में जैसा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है और इसके साथ साथ एयरपोर्ट का एक्सटेंशन चल रहा है, जबलपुर में 3 और फ्लाईओवर प्रस्तावित हैं, तो कहीं ना कहीं जो शिकायत रही है कि समय पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फंड नहीं मिलता है या योजना नहीं बन पाती, प्रस्ताव पास नहीं हो पाता है, तो कई बार मंत्री की मंजूरी नहीं मिल पाती, सरकार से मंजूरी नहीं मिलती, तो इस बार कहीं ना कहीं ये प्लस में रहेगा कि अगर शहर के विकास के लिए कोई योजना बनती है तो उसमें शहर के कैबिनेट
कैबिनेट मंत्री होने का फायदा जरूर मिलेगा। प्राथमिकता से उस मांग को सुना जाएगा शहर के विकास के साथ साथ, और चूंकि पीडब्ल्यूडी बेहद महत्वपूर्ण विभाग होता है सरकार का, तो सिर्फ ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि तमाम तरह के जो विकास के कार्य हैं शहर के विकास के लिए, शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो, इन सभी योजनाओं को, जो भी योजना बनेगी उसमें जबलपुर की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और राकेश सिंह शहर के विकास के लिए आगे बढ़कर प्रयास करेंगे और सरकार तक अपनी बात रखेंगे। जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए न सिर्फ राकेश सिंह बल्कि प्रदेश सरकार भी सक्रिय रहेगी, प्रयास करेगी। केंद्र सरकार लगातार सहयोग करती रही है, प्रदेश सरकार, शिवराज सरकार में भी काफी कुछ सौगातें मिली हैं, लेकिन अब जो है उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं और कहीं ना कहीं उम्मीदें बढ़ने के साथ साथ यह भी उम्मीद की जा रही है कि राकेश सिंह के रहते हुए शहर के विकास को नई दिशा मिलेगी। रिंग रोड प्रस्तावित है, जो 108 किलोमीटर की रिंग रोड है, और उसका प्रस्ताव बना हुआ है और पास भी हो चुका है, लेकिन अभी तक उसका काम शुरू नहीं हुआ। तो उम्मीद है कि इस कार्यकाल में वो काम भी शुरू हो जाएगा। जी, मैं इस बारे में इससे थोड़ा सा और आगे बढ़कर समझना चाहूंगा। सुधीर हमारे एडिटर लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। सुधीर, आपसे एक बात और समझना चाहूंगा। जैसा पवन कह रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग राकेश सिंह के हिस्से आया और यहां पर जबलपुर में जो योजनाएं प्रस्तावित हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, उसमें अब तेजी आएगी। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या इस बात में, चूंकि कई बार ऐसी चर्चा होती है कि हमारे क्षेत्र से अगर मंत्री गया तो उसका सीधा लाभ वहां पर मिलेगा, पूरे प्रदेश के लिए मंत्री काम करता है, ये पर्टिकुलर कि एक जगह से अगर कोई मंत्री आ रहा है तो उस विभाग का काम उस क्षेत्र में ज्यादा तेजी से होगा, कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से आप? कोई भी जब मंत्री बनता है तो वो प्रदेश का प्रतिनिधि होता है, ना कि किसी क्षेत्र का। लेकिन जब थोड़ा बहुत हम बात भी कर सकते हैं कि सॉफ्ट कॉर्नर अपने क्षेत्र के लिए हर जनप्रतिनिधि के मन में होता है। लेकिन अगर हम ये बात करेंगे, अगर डेवलपमेंट की बात करें, जैसे मेरे सहयोगी पवन बता रहे थे कि रिंग रोड का जो काम होगा या जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होगा या जो विकास के काम खासतौर से किए जाएंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखने होगी कि जब सड़कों का विकास होता है तो शहरी क्षेत्रों की जो सड़कें होती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की जो सड़कें होती है, या फिर नगर निगम की सीमा के बाहर की जो सड़कें होती है, इनकी जिम्मेदारी अलग अलग विभागों के पास होती है। चाहे वो फ्लाईओवर की बात करें या रिंग रोड की हम बात करें, तो कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, नगरीय प्रशासन विभाग को, इन दोनों विभागों को मिलकर यह काम करना होता है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आधी सड़क पीडब्ल्यूडी बनाकर छोड़ दे और उसके बाद की आधी सड़क नगरीय निकाय या जो नगरीय प्रशासन बनाए। तो कहीं ना कहीं अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें भी सारे जो विभाग होते हैं वो मिलजुल कर काम करते हैं, वो बनके एक रणनीति बनाते हैं, विभागों के अफसर उसका नक्शा तैयार करते हैं, और वो नक्शा धरातल पर उतारना एक बड़ी जिम्मेदारी सरकार की होती है, प्रशासन के साथ सामंजस्य बिठाकर। समय इजाजत नहीं दे रहा। बहुत बहुत